डरबन की चमचमाती सड़कों पर सरपट दौड़ती इम्पाला तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। कुलवंत गाड़ी ड्राइविंग करते हिंदी फिल्म का एक गीत गुनगुनाने में मस्त थे। सुरभि उनके पास वाली सीट पर चुपचाप बैठी कनखियों से उन्हें निहारे जा रही थी। इम्पाला जब शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजार से गुजरने लगी तो सुरभि ने एक चुभती नज़र कुलवंत पर डाली और बोली, अंकल, कहीं मेडिकल की शॉप नजर आए तो गाड़ी साइड में करके रोक देना, मुझे दवा लेनी है। कुलवंत के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। सुरभि की तरफ देखकर बोले, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। फिर दवा किसके लिए लेनी है? आपके लिए। मेरे लिए, क्यों? मुझे क्या हुआ है? एकदम भला चंगा तो हूं। आप बड़े नादान हैं। नहीं समझेंगे। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। मेडिकल शॉप नजर आए तो वहां गाड़ी रोक देना। मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। कुलवंत को बात समझ में नहीं आई तो चुप्पी साध ली। उनकी नजरें स्क्रीन विंडो से होकर बाजार के दोनों तरफ दौड़ने लगीं। कुछ देर बाद एक मेडिकल शॉप नजर आई तो गाड़ी को साइड में लेकर शॉप के आगे रोक दी। लो, दवाइयों की दुकान आ गई। जल्दी से दवा लेकर आओ। सुरभि ने फुर्ती से दरवाजा खोला और मेडिकल शॉप पर पहुंच गई। कुलवंत गाड़ी में बैठे बैठे ही सुरभि को देखते रहे। उसने क्या दवा ली, वे चाह कर भी नहीं जान पाए। सुरभि ने दवा को पर्स में डाला और पैसे देकर फौरन वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। वह कुलवंत की तरफ देखकर बोली, हो गया काम, घर चलिए। कुलवंत को कुछ भी समझ में न आया। उन्होंने गाड़ी को गियर में डाला और एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी अगले ही पल हवा से बातें करने लगी। ड्राइविंग करते करते उन्होंने सुरभि पर एक नज़र डाली। न जाने क्यों आज उन्हें सुरभि में एक बदलाव सा नजर आ रहा था। 1 महीने पहले जब वे डरबन आए थे, तब की सुरभि और आज की सुरभि में जमीन आसमान का फर्क था। पिछले 2 दिनों में तो उसका हाव भाव एकदम बदल सा गया था। यह सब सोचते सोचते वे विचारों में खो गए। कल सुबह वे धड़धड़ाते हुए स्नानघर में घुसे तो उनके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। वहां पर सुरभि पहले से ही स्नान कर रही थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। कुलवंत फौरन बाहर आ गए। सुरभि की पीठ दरवाजे की तरफ थी। शायद उसने कुलवंत को नहीं देखा था। कुलवंत की सांसें धोंकनी की तरह चलने लगीं। वे सोफे पर गिर पड़े, सोचने लगे कि अच्छा हुआ जो सुरभि को कुछ भी मालूम नहीं चला। मगर इसमें गलती तो सुरभि की ही थी। सुरभि को अंदर से दरवाजा बंद करना चाहिए था। उस घटना को गुजरे 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था, मगर कुलवंत की आंखों में स्नानघर वाला दृश्य बार बार घूम जाता था। यौवन की दहलीज पर खड़ी सुरभि के उस रूप ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उन्हें खुद से ज्यादा गुस्सा सुरभि पर आ रहा था। उसने भीतर से दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? यह लापरवाही थी या जानबूझकर की गई कारस्तानी? नहीं, नहीं, यह लापरवाही नहीं हो सकती। यह सब सुरभि ने जानबूझकर किया है। अच्छा होगा कि निशांत जल्दी से वापस आ जाए। इन विचारों के साथ वे बचपन की यादों में खो गए। कुलवंत और निशांत बचपन के मित्र थे। दोनों के घर आसपास ही थे। साथ ही खेलते कूदते बचपन गुजरा। एक ही स्कूल में शिक्षा पाई। यूनिवर्सिटी में साथ ही दाखिला लिया। बाद में निशांत ने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य शुरू कर दिया। कुलवंत ने अपने पिता का खेती-बाड़ी का काम संभाल लिया। एक दिन अच्छा रिश्ता आया तो प्रभुदयाल जी ने अपने बेटे निशांत का विवाह सृजना के साथ धूमधाम से कर दिया। कुलवंत ब्याह के कार्यों में 1 महीने तक जुटा रहा। निशांत के सभी सूट उसने अपनी पसंद से सिलवाए। बारातियों की लिस्ट बनाने से लेकर प्रीति भोज का मेन्यू तय करने तक में उसने प्रभुदयाल जी की मदद की। लोग भी कहने लगे कि निशांत और कुलवंत दोस्त नहीं, बल्कि भाई हैं। कुछ समय बाद कुलवंत की भी शादी हो गई। उसकी शादी में निशांत तो आया, मगर उसकी पत्नी सृजना नहीं आई थी। कुलवंत को बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को खूब खरी खोटी सुनाई। निशांत उस दिन कुछ भी नहीं बोला।
कुलवंत की हर बात को उसने सहजता से लिया। घर गृहस्थी में बंधने के बाद दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। कभी कभार दोनों दोस्त मिलते तो एक दूसरे से शिकवा शिकायत करने में ही समय गंवा देते। कुलवंत को कई बार लगा कि निशांत की गृहस्थी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं दिनों खबर लगी कि निशांत के लड़की हुई है। मिठाई और उपहार देकर दोनों पति पत्नी वापस आ गए। कुछ दिनों बाद एक अन्य मित्र के द्वारा मालूम पड़ा कि निशांत और सृजना की आपस में नहीं बनती। दोनों में रोज ही झगड़े होते रहते हैं। पुत्र और बहू के झगड़ों से दुखी प्रभुदयाल जी की एक दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो निशांत और सृजना का मामला बिगड़ता ही चला गया। मित्र के घर के बुरे समाचारों के बाद कुलवंत भी चिंतित हो उठा। एक दिन वह अपनी निशा को लेकर निशांत के घर गया। वहां दोनों को खूब समझाया। यहाँ कुलवंत को पहली बार लगा कि सृजना बहुत ही आक्रामक स्वभाव की थी। निशांत ने तो उनकी बात को धैर्य के साथ सुना, मगर सृजना ने उन्हें दो टूक शब्दों में कह दिया, देखिए कुलवंत जी, आप अपने घर को संभालें। हमारे घर के मामलों में आपको पंचायत करने की जरूरत नहीं है। उस दिन कुलवंत भारी मन से वापस घर आया तो रो पड़ा था। आज उसके मित्र का घर बिखराव पर है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद समाचार मिला कि निशांत और सृजना में तलाक हो गया। कोर्ट के आदेश से सुरभि निशांत को मिल गई थी। एक दिन निशांत ने कुलवंत और निशा को अपने घर बुलाया और बताया कि वह सुरभि को लेकर डरबन जा रहा है। वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। उसने कुलवंत को अपने घर की चाबी देते हुए कहा कि मकान किराए पर उठा देना या जैसा तुम्हें उचित लगे करना। समय समय पर सफाई जरूर करवा देना। उस समय सुरभि मात्र 8 वर्ष की थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुलवंत की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन निशा ने स्तन में दर्द होने की बात बताई। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच के बाद बताया कि उसको कैंसर है। बीमारी लास्ट स्टेज पर थी। कैंसर ने ऐसी जड़ें जमाई कि निशा कभी ठीक ही नहीं हो पाई। कुलवंत को घर का चिराग दिए बिना ही निशा चल बसी। माता पिता का तो पहले ही देहांत हो गया था। वह दुनिया में अकेला हो गया। कभी कभी उसका मिलना सृजना भाभी से हो जाता था। वह अपने किए पर बहुत रोती थी। देखते देखते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन निशांत ने वीजा व हवाई जहाज का टिकट भेजकर कुलवंत को डरबन बुला लिया।